वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल की क्लास में हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात किया था। उसमें एक टर्म बाकी रह गया था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आज वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है, उसका मान क्या होता है और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। पहले तुल्यांकी भार हम लोग जानेंगे और तुल्यांकी भार के आधार पर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि इस लॉ की मदद से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किस मात्रा में या फिर किस परिमाण में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उस विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड के ऊपर किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल टू ZQ और Z इक्वल टू W बाई Q। इसको ध्यान दीजिए, और यही Z आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषित कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, और इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर ले लें और समय t बराबर 1 सेकेंड ले लें, तो W इक्वल टू हम लोगों ने देखा है ZIT, और Z बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z बराबर अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं W बटा I इंटू T, और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए W को आप यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पर I का मान रखेंगे। देखिए I का मान 1 एम्पियर है, T का मान 1 सेकेंड है, तो 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो Z बराबर W, यानी कि यहाँ से प्रूफ होता है कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप बात कर रहे हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की,
वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे Z से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान अगर आपको प्राप्त करना है तो इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कैसे, दिया हुआ द्रव्यमान, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले द्रव्यमान। या फिर आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटा तुल्यांकीय भार। यानी कि अगर आप Z बराबर प्राप्त करना चाहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर पता करना चाहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, W बटा E। और यहाँ पे W क्या हो गया, E हो गया, E बराबर हो गया तुल्यांकीय भार, और आपका W क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान। इसका यौगिक का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वेल हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाँ, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक प्रश्न है आपके पास। उस प्रश्न को पहले आप समझिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा की बात कर लें, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर CuSO4 कॉपर सल्फेट से कॉपर +2 आयन कैथोड पर मुक्त होता है, तो कैथोड पर मुक्त होता है तो विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सामान्य भाषा में कोई मान नहीं दिया हुआ, परंतु सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, उस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जो है वो जमा हो रहा है, मुक्त हो रहा है कैथोड के ऊपर Cu+2 आयन से कॉपर के रूप में, यानी कि कैथोड पर हो। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त अगर करना है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, कि ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट जो है वो सबसे पहले आपका
Cu+2 आयन, यानी इसको ऐसे आप लिखिए Cu+2 आयन प्लस SO4 2- आयन में। अब इस Cu+2 आयन के कैथोड पर होने वाले समीकरण को आप देखिए कि कैथोड पे किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। तो Cu2+ आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसमें बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड। यानी कि अगर इस समीकरण की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 मोल आपका Cu+2 आयन है जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 1 मोल क्या बना दे रहा है, आपका कॉपर ठोस बना दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको विद्युत की मात्रा पता करनी है, कि यानी आपको ये पता करना है कि कितना विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाए कि कॉपर जो है वो Cu+2 आयन कॉपर ठोस में बदल जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, मान होता है 96,500 कूलम्ब। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, Cu+2 आयन को कॉपर सॉलिड में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पे हम क्या ध्यान देंगे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 मोल कॉपर सॉलिड मुक्त होता है। अतः 2 × 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा की आवश्यकता होगी एक मोल कॉपर को मुक्त करने में। यानी ध्यान देना है आपको कि आपको विद्युत धारा अगर प्राप्त करना है तो विद्युत धारा के मामले में आपको ये पता करना होगा कि जो भी पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने के लिए उसे कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और जितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसी के आधार पे हम लोग क्या कर पाएंगे, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को पता कर पाएंगे। क्योंकि विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए क्या हमें चाहिए होता है कि विद्युत धारा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने कूलम्ब का आवेश उसमें प्रवाहित किया गया है। और I बराबर जैसे Q एक आवेश होता है, हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं Q को अगर हम लोग आवेश कहते हैं तो आवेश बराबर हम लोगों ने क्या देखा था, I × T देखा था, और I क्या है हमारा विद्युत धारा, तो Q/T। यानी कि अगर हमें आवेश पता हो और समय पता हो तो हम विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको आवेश आपको पता करना हो तो आपके पास विद्युत धारा और समय अगर दिया हुआ हो तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आवेश को पता कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम 1-2 प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के आधार पे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे हम मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे आने वाले प्रश्न में हम देखेंगे किस तरह से मुक्त होने वाले पदार्थ को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो एक प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न है 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक द्रवित सोडियम क्लोराइड में प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस की मात्रा इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस की मात्रा कैथोड पर कितनी मुक्त होगी। देखिए आपके पास एक प्रश्न है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक द्रवित सोडियम क्लोराइड में प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस की मात्रा कैथोड पर कितनी मुक्त होगी। तो देखिए एक डायग्राम के आधार पर आप ऐसा समझिए कि जैसे आपने एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने क्या किया है कि एक द्रवित सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा है, यानी यहाँ पे द्रवित सोडियम क्लोराइड आपने इसमें भर दिया। उसके बाद आपने इस इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया, तो इस इलेक्ट्रोड को आपने जोड़ दिया है बैटरी से। अब बैटरी से इलेक्ट्रोड जुड़ गया, जुड़ने के बाद ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या कि एनोड और कैथोड से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं 1 एम्पियर, कितने देर तक प्रवाहित कर रहे हैं, ये हो गया I बराबर आप 1 एम्पियर ले रहे हैं और समय कितना ले रहे हैं 15 मिनट का, यानी 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे द्रवित सोडियम क्लोराइड में। तो क्योंकि ये द्रवित अवस्था में है, यहाँ जल नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अब देखिए ये Cl- जो है वो धनात्मक भाग वाले इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएगा और Na+ जो ऋणात्मक मान वाले कैथोड की तरफ जाएगा। तो आपको पता क्या करना है कि कितने मात्रा में क्लोरीन आयन मुक्त होंगे। तो अगर आप फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को याद करें तो उसमें आपको बताया गया था कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के परिमाण के। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे समझते हैं कि एनोड पे होने वाले रिएक्शन को आप देखिए। एट एनोड पे क्या समीकरण आपको मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2Cl- अगर यहां पर क्लोरीन गैस में बदलेगा, किसमें बदलेगा, क्लोरीन गैस में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपको क्या समझना है कि 1 मोल यहाँ यानी कि 2 मोल आपके पास यहाँ पे आयंस हैं, 1 मोल आपके पास 1 मोल आपके पास क्लोरीन गैस है और यहाँ पे 2 मोल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी यहां से अगर आप ध्यान दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल क्लोरीन गैस को मुक्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और यहां पे ध्यान देंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स बराबर 2 × 96,500 कूलम, यानी आवेश मिल गया आपको कि अगर आप 1 मोल क्लोरीन गैस मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 × 96,500 कूलम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, आवेश की आवश्यकता होगी। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ क्या है, पहले प्रश्न को पढ़िए। 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं कितना है, विद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर।
चलिए कितने देर तक, तो 15 मिनट तक द्रवित NaCl में प्रवाहित करने पर, यानी कि समय आपके पास दिया हुआ है 15 मिनट, और आप क्या कर लेंगे, 15 मिनट को तुरंत से सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि जब भी आप समय का यूनिट लेते हैं तो वो हमेशा आप सेकंड में लेंगे। करंट का यूनिट अगर लेते हैं, विद्युत धारा का अगर यूनिट लेते हैं तो आप क्या लेंगे, हमेशा एम्पियर में लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल अगर आप Q बराबर यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, और बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 15 गुने 60 बराबर कितना हो गया, 900 कूलम। देखिए आपके पास आ गया, आवेश आ गया 900 कूलम। अब देखिए यहां से आप आइए, यहां से क्या कैसे आएंगे, अब करना क्या है कि इतना NaCl में प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस की मात्रा, तो वहां से आपको मिल रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा 1 मोल क्लोरीन गैस मुक्त की जाती है। अब ध्यान दीजिए 2 मोल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 96,500 कूलम के द्वारा 1 मोल का मतलब कितना होता है, क्लोरीन गैस अगर है तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं 1 मोल का मतलब कि 1 मोल का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 35.5 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। यानी कि अगर 2 इंटू 2 गुने 96,500 कूलम विद्युत धारा हम प्रवाहित करें तो हमें क्लोरीन की मात्रा कितनी मिल जाएगी, 71 ग्राम, 71 ग्राम। तो देखिए अब यहाँ पे आपका प्रश्न से है तो 1 कूलम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 ग्राम बटा 2 गुने 96,500 कूलम। और अगर हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से आप विद्युत धारा कितना प्रवाहित कर रहे हैं, 900 कूलम, तो 900 कूलम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 गुने 900 बटा 2 गुने 96,500 कूलम। ये आपका हो गया कि अगर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करें जो कि दिया हुआ हमारा है तो इतने मात्रा में क्लोरीन गैस मुक्त होगा। तो देखिए यहां से आपका 1 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 96,965, 71 गुना 900, तो अब आपका क्या मिल गया, 71 गुना 9 बटा 2 गुना 965। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 0.333 ग्राम क्लोरीन गैस। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको एक बार फिर से आप समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपके पास है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक द्रवित सोडियम क्लोराइड में प्रवाहित की जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रश्न आप कर रहे हैं तो मुख्यतः आपको करना क्या होगा कि आपको दिया हुआ विद्युत धारा को आपको बदल लेना होगा, किसमें, हमेशा आवेश में, यानी कूलम्ब में आप लेकर आएंगे, क्योंकि आपको किसी भी पदार्थ को जब आप मुक्त करेंगे इलेक्ट्रोड पे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा आपको पता चलेगी कि किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रोड पे मुक्त करने के लिए कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता मिलने से आपको क्या मिल जाएगा कि आप कूलम्ब के बारे में पता कर पाएंगे, यानी आवेश आपको मिल जाएगा। और आवेश अगर आपको मिल जाएगा तो आप प्रश्न से ये पता कर सकते हैं कि जितने देर आपने विद्युत धारा को प्रवाहित किया है उसके साथ समय को जब हम गुना करेंगे तो हमें आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे किया गया है। देखिए विद्युत धारा 1 एम्पियर यहाँ पे प्रवाहित किया जा रहा है 15 मिनट तक, तो ये मिनट को हमेशा मिनट हो, आवर हो, उसको हमेशा आप सेकंड में बदल के लाएंगे। तो देखिए ये Q आवेश, देखिए ये हो गया आवेश, तो आवेश I इंटू टी यानी कि विद्युत धारा गुने समय, तो आपके पास कूलम्ब में आ जाएगा। और आप इस समीकरण के आधार पर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं कि कितने मोल कूलम्ब की आवश्यकता, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। इस
आयन को मुक्त करने के लिए। तो उस आधार पे आपका प्रश्न हो जाएगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 मोल क्लोरीन गैस मुक्त की जाती है और 1 मोल क्लोरीन गैस का मान कितना हो गया 71 ग्राम हो गया आपका यहाँ पे। तो यानी 2 × 96,500 कूलम विद्युत धारा से अगर हम लोग 71 ग्राम क्लोरीन गैस को मुक्त कर पा रहे हैं तो 1 कूलम विद्युत धारा से 71/2 × 96,500 कूलम। और अगर 900 कूलम की बात करें तो 71 × 900 ऊपर चला जाएगा बटा 2 × 96,500 कूलम। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्लोरीन की मात्रा आ जाएगी 0.333 ग्राम क्लोरीन मुक्त होगा जब हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित करेंगे। तो आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद और भी इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप इट कंटिन्यू।